सोचिए जरा, जब बादशाह अकबर खुद दरबार में हंसी रोक न पाए और एक ऐसा अजीब मुकदमा सामने आए कि पूरा राज दरबार ठहाकों से गूंज उठे। एक आदमी अदालत में आया और बोला, हुजूर, मेरी बकरी को इंसाफ दिलाइए। उसने एक गधा पैदा किया है। जी हां, बकरी ने गधा पैदा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर आई बीरबल की एंट्री और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। राजा ने हंसते हंसते एक ऐसा फैसला सुना दिया कि आज तक उस जैसे मामले की मिसाल नहीं मिली। तो चलिए सुनते हैं। राजा ने हंसते हंसते फैसला सुना दिया। फिर क्या हुआ? एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और बीरबल की चतुराई पर फिर से दिल जीत लेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो ट्विस्ट है वो आपको उड़ा देगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में ताजगी से बैठे थे। गर्मी के दिन थे, लेकिन दरबार की हवा में हल्की ठंडक थी। वजह थी बीरबल की उपस्थिति। आज भी बीरबल अपने वही पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए अकबर के पास बैठा था। अचानक दरबार के द्वारपाल ने आवाज लगाई, हुजूर, एक अजीबोगरीब फरियादी आया है। कहता है कि उसका मामला इंसाफ से ज्यादा हंसी मांगता है। अकबर की भौहें तन गईं। क्या मतलब? फरियादी अंदर आया, छोटा सा दुबला पतला आदमी, चेहरे पर उलझन, आंखों में विश्वास और चाल में संदेह। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम है बहादुर खां और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अकबर, कहो क्या मुसीबत है? बहादुर, हुजूर, मेरी बकरी ने गधा पैदा किया है। दरबार में कुछ पान चबाते दरबारी खांसते हुए हंसी रोकने लगे। बीरबल ने चुपचाप अपनी मूंछों पर ताप दिया। अकबर चौंकते हुए, क्या कहा? बकरी ने गधा? बहादुर गंभीरता से, जी हां हुजूर। और अब गधा वाला कह रहा है कि ये उसका गधा है। लेकिन जब बकरी मेरी है और उसने गधा पैदा किया है तो बच्चा मेरा हुआ ना। अब दरबार में जो हंसी छूटी वो किसी युद्ध की तरह गूंजने लगी। अकबर हंसी रोकते हुए, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बकरी ने गधा जन्म दिया? बहादुर, हुजूर, गधे का कहना है कि उसका गधा कहीं खो गया था और अब जो बच्चा है वो उसी का है। लेकिन मैंने देखा है, मेरी बकरी ही उसे दूध पिला रही है और गधा उसी के पास पैदा हुआ, तो बच्चा मेरा है ना हुजूर। बीरबल, बहादुर, क्या तुम ये मानते हो कि बकरी और गधे में कुछ रिश्ता हुआ था? बहादुर, हुजूर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से वो गधा मेरी बकरी के आसपास घूमने लगा था तब से बकरी की चाल बदल गई थी। इस पर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल अपनी हंसी दबाते हुए बोला, हुजूर, अब हमें विज्ञान नहीं न्याय देखना होगा। अकबर सिर पकड़ते हुए, ठीक है, इस मामले की सुनवाई होगी। गधे को भी बुलाया जाए। मुकदमा शुरू होता है। अगले दिन दरबार में गधे का मालिक नाथू पेश हुआ। नाथू दरबार में खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, वो गधा मेरा था। कई दिन पहले खो गया था। अब जब वो बच्चा मिला है तो मैं पहचानता हूं वो उसी गधे का है। बस उसकी मां गलती से किसी और जानवर की हो सकती है। बीरबल, मतलब तुम मानते हो कि बच्चा उसी गधे का है? नाथू, जी बिल्कुल, मैं पहचानता हूं उसकी आंखें। उसकी हीहा भी बिल्कुल मेरे गधे जैसी है। अकबर, तो क्या यह साबित करता है कि बच्चा तुम्हारा है? नाथू, कम से कम आधा तो मेरा ही है। अब बीरबल खड़ा हुआ और बोला,
हुजूर, इंसाफ का तकाजा है कि जब माँ और पिता दोनों का दावा हो तो बच्चे से पूछ लिया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहता है। दरबार में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर हंसते हुए, तो क्या तुम उस गधे के बच्चे से पूछोगे? बीरबल, जी नहीं, लेकिन हम उसका फैसला समझ सकते हैं अगर हम उसे दोनों के बीच रख दें और देखें वो किसके पास जाता है। अकबर, स्मार्ट, चलो यही करेंगे। गधाबकरी टेस्ट। दरबार के बीचों बीच एक खुला मैदान बना। बीच में बच्चा, जो दरअसल एक नवजात गधा था, रखा गया। एक तरफ बकरी बंधी गई, दूसरी तरफ गधा। बच्चे को छोड़ा गया। उसने पहले एक चक्कर लगाया, फिर सूंघते सूंघते सीधा बकरी की तरफ गया और दूध पीने लगा। बहादुर उछलते हुए, देखा हुजूर, मेरा बच्चा है। नाथू पर गधा मेरा था, उस पर तो कुछ नहीं बोला इसने। अब अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, अब क्या कहेंगे आप? बीरबल, हुजूर, बात साफ है। जो पालन पोषण करे वो असली मां बाप होता है, और ये बच्चा उसी के पास गया जो उसे जीवन दे रहा है। बकरी, गधा केवल दावा कर रहा है, लेकिन उस बच्चे ने उसको पहचाना तक नहीं। इंसान भी अगर मां के दूध से दूर हो जाए तो पहचान भूल जाता है। फैसला जो इतिहास बन गया। अकबर खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और होठों पर मुस्कान थी। अकबर गंभीर लहजे में, हमने ये मामला देखा, सुना और बीरबल की सलाह के अनुसार निष्कर्ष पर पहुंचे। चूंकि बच्चा बकरी के पास गया और गधे को कोई भावना नहीं दिखाई, हम ये तय करते हैं कि बच्चा बकरी का ही रहेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, हमारा इंसाफ कहता है जिसके पास दूध है वही मां कहलाए। बीरबल, और जो सिर्फ ही हा करे वो सिर्फ शोर करता है, अधिकार नहीं। दरबार के बाद की चर्चा। उसी शाम दरबारी आपस में बात कर रहे थे। राजकवि, इस फैसले को क्या नाम देंगे? बीरबल चुटकी लेते हुए, गधा विवाद में दूध नीति से हुआ फैसला। तानसेन, संगीत में ऐसा न्याय नहीं होता। बीरबल, संगीत में कान चाहिए होते हैं, दरबार में दिमाग। अकबर का पुरस्कार और बहादुर की सीख। अकबर ने बहादुर को इनाम में एक और बकरी दी ताकि अगली बार मामला दो बकरियों के बीच हो, न कि गधों के साथ। नाथू को एक आईना दिया गया ताकि हर सुबह खुद को देखकर समझ सके कि शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कभी मैं खुद बकरी और गधे के बीच फंस जाऊं तो क्या करोगे? बीरबल, तब मैं दूध नहीं, दिमाग देखूंगा हुजूर। जो शोर मचाते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हों, और जो सच्चा पोषण करते हैं वही असली हकदार होते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसे सब खड़े होकर झूठ बोलते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हर रोज नई रोशनी से सजता था। कहीं दूर से आए व्यापारी न्याय की उम्मीद लिए आते, कभी संगीतकारों की प्रतियोगिता चलती और कभी कोई अजीब फरियादी सबको चौंका देता। मगर आज दरबार में कुछ और ही था। बीरबल जैसे ही अपनी सीट पर बैठे, उन्होंने देखा कि दरबार के एक कोने में हलचल है। कोई नया दरबारी आया है, उसकी वेशभूषा रेशमी है, चाल में घमंड है और आंखों में चालाकी। उसका नाम था हरिकिशन बोहरा। वो आया तो था मामूली दरबारी बनकर, पर 2 ही हफ्तों में उसने दरबार में अजीब सी हवा बना दी थी। अजीब बात क्या थी? जो भी उससे मिलता खड़े होकर मिलता, जो भी उससे बात करता सिर झुकाकर बात करता, और मजे की बात सब उससे झूठ बोलते थे। बीरबल को हैरानी हुई।
एक दिन उन्होंने देखा कि सेनापति खुद उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपका लेख पढ़ा, अद्भुत था। जबकि हरिकिशन कोई लेखक नहीं था। वजीर बोले, आपके पिताजी से तो हमारी कई बार मुलाकात रही है। जबकि हरिकिशन अनाथ था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, दरबार में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग एक आदमी को देखकर खड़े हो जाते हैं और झूठ बोलने लगते हैं, और वो आदमी इस सब का मजा ले रहा है। अकबर हंसते हुए, क्या तुम किसी इंसानी चुंबक की बात कर रहे हो जो सच को खींच नहीं पा रहा? बीरबल, बिल्कुल। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सब साफ कर दूंगा। बीरबल की जासूसी शुरू। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले दरबार में आने वाले दरबारी, मंत्री और रक्षकों की बातचीत पर ध्यान देना शुरू किया। हरिकिशन जब भी किसी से मिलता, वो लोग अचानक सम्मान देने लगते थे, और जो भी बोलते वो सब बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे। एक रक्षक ने कहा, आपका तो नाम खुद शहंशाह लेते हैं, जबकि बादशाह ने कभी उसका नाम नहीं लिया था। सच सामने लाने की तैयारी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, कल के दरबार में मैं एक चुनौती रखूंगा। अगर अनुमति हो तो एक खेल खेला जाए। नाम होगा सच, सिर्फ बैठकर बोलिए, और जो खड़े होकर बोले उसकी बात मानी ही नहीं जाएगी। अकबर, बढ़िया, देखते हैं ये हरिकिशन बोहरा किस मिट्टी का है। अगले दिन दरबार का खेल सच, सिर्फ बैठकर बोलिए घोषणा हुई। अब से जो भी बोलेगा बैठकर बोलेगा। खड़े होकर बोली गई बात को दरबार अस्वीकार करेगा। हरिकिशन मुस्कराया, मानो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो दरबार में घुसा और अपने खास ठसके से सीधा बीरबल के सामने खड़ा हो गया। हरिकिशन, बीरबल जी, आपकी पोशाक आज बेहद शानदार लग रही है। खड़े होकर बीरबल गंभीरता से, क्षमा कीजिए, आपकी बात अमान्य है। आप खड़े हैं। हरिकिशन थोड़ा झेंपा, मगर तुरंत राजा के पास गया। हरिकिशन, हुजूर, आपने मुझे यहां बुलाया, यह मेरे लिए सौभाग्य है। अब भी खड़े। अकबर हंसते हुए, आपकी बात गिनती में नहीं ली जाएगी, खड़े होकर कही गई है। बीरबल का जाल। अब बीरबल ने चाल चली। उन्होंने हरिकिशन से सवाल किया, बीरबल, आप कौन से गांव से हैं? हरिकिशन खड़ा रहा और जवाब दिया, कासगंज। बीरबल राजा की ओर देखकर, माने अब तक इनका कोई भी उत्तर मान्य नहीं हुआ, क्योंकि सब खड़े होकर बोले गए हैं। अब इन्हें बैठने दीजिए ताकि सच सामने आ सके। हरिकिशन को पहली बार डर महसूस हुआ। सच की आग में झूठ पिघलता है। हरिकिशन बैठा। बीरबल ने अगला सवाल किया, आप कौन हैं असल में? हरिकिशन अब बिना मुस्कान के बोला, मैं एक व्यापारी हूं। पिता का नाम मैंने खुद गढ़ा था। ये सब झूठ मैंने इसलिए फैलाए कि लोग मुझसे प्रभावित हों, क्योंकि मैंने देखा दरबार में सच्चाई नहीं, प्रभाव चलता है। दरबार स्तब्ध। बीरबल, और आपने देखा, जैसे ही आपने झूठ बोलना बंद किया, आप बैठ गए। खड़ा वही होता है जिसे दिखावा करना हो। सच्चा आदमी खुद बैठा रहता है। अकबर का निर्णय। अकबर, हरिकिशन बोहरा, तुम पर झूठ बोलकर दरबार को भ्रमित करने का आरोप सिद्ध होता है, मगर सजा के बदले मैं तुम्हें काम देता हूं। हरिकिशन चौंकते हुए, कैसा काम हुजूर? अकबर, हर उस आदमी की सूची बनाओ जो दरबार में खड़ा होकर झूठ बोलता है, और हर सप्ताह बीरबल को सौंपो। बीरबल मुस्कुराते हुए, अब ये दरबारी झूठ पहचानने का उपकरण बनेगा।
दरबार की सीख। बीरबल ने उस दिन कहा, जो आदमी हर समय खड़ा रहता है जरूरी नहीं कि ऊंचा ही हो, और जो हर किसी से झूठ बुलवाए वो असल में खुद सबसे डरा होता है। सच वो होता है जो बैठकर भी सीधा खड़ा रहे, और झूठ वो जो खड़े रहकर भी लड़खड़ाता दिखे। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मेहमान जो अपने खाने में ही राजद्रोह छिपाकर लाया था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में फारस से एक प्रतिष्ठित मेहमान आया। नाम था हाशिम बिन कासिम अल खुरासानी। उसका पहनावा, उसका लहजा और उसका रथ तक इतना शाही था कि कुछ दरबारी तो पहले दिन से ही उससे प्रभावित हो गए। अकबर ने उसका स्वागत दरबार में सम्मान के साथ किया और कहा, हमारे अतिथि हमारी आत्मा होते हैं, हम इन्हें मुगल आतिथ्य की सबसे ऊंची मिसाल दिखाएंगे। पर बीरबल चुप था। उसकी नजर उस मेहमान के खानसामों पर गई जो बेहद सतर्क थे और हमेशा हाशिम के खाने को किसी खुफिया दस्तावेज की तरह संभालते थे। अकबर ने जब पूछा, हाशिम साहब आप दरबार के भोज में क्यों नहीं शामिल होते, तो हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर मेरी तबीयत नाजुक है और मेरा खाना मेरे रसोइये खास दवाओं से तैयार करते हैं। मैं कुछ भी नहीं खा सकता सिवाय अपने बनाए भोजन के। बात अजीब थी, लेकिन अतिथि के सम्मान में सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। संदिग्ध शुरुआत। 3 दिन बीत गए। हाशिम दरबार में रोज आता, मगर हमेशा अपने साथ एक चमचमाती डिब्बों वाली थाली लाता जिसमें वही खास खाना होता जिसे सिर्फ उसका बावर्ची ही छू सकता था। बीरबल ने एक दिन देखा कि उसके खाने से पहले उसके अंगरक्षक और बावर्ची दोनों पर्दा लगा देते थे और कुछ लिखाप भी होती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर खाना शरीर का हिस्सा बनता है और ये मेहमान कुछ ऐसा खा रहा है जो शरीर नहीं, शायद कोई राज बदलने के लिए लाया गया है। अकबर हंसते हुए, तुम्हें तो हर थाली में साजिश दिखती है बीरबल। बीरबल और राजद्रोह अक्सर वहीं छिपता है जहां सबका ध्यान स्वाद पर होता है, बुद्धि पर नहीं। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बीरबल को आजादी दी। ठीक है, कल से इस मेहमान पर नजर रखो, लेकिन सतर्कता से, अतिथि का अपमान न हो। बीरबल का पहला कदम। बीरबल ने दरबार के एक पुराने रसोइये को बुलाया। नाम था हिम्मतदास। बीरबल, क्या तुम ऐसा खाना बना सकते हो जो हूबहू उस मेहमान के खाने जैसा दिखे? हिम्मतदास, हुजूर मैं राजा को खिला सकता हूँ तो मेहमान को क्यों नहीं? बीरबल ने उसकी बनाई एक नकली थाली तैयार करवाई। हाशिम के खाने जैसी सजावट, वही मसाले, वही खुशबू, सब वैसा ही। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गुपचुप उस नकली थाली को असली थाली से बदलवा दिया और असली थाली को सुरक्षित करवा दिया एक गुप्त कमरे में। अब बीरबल को इंतजार था असर का। हाशिम की बदली चाल। हाशिम ने जैसे ही थाली से पहला निवाला खाया, कुछ चौंका, फिर खुद को संयमित किया। 2 कौर और खाए, फिर कुछ फुसफुसाया अपने अंगरक्षक से। थोड़ी ही देर में वो बोला, हुजूर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आज मैं विश्राम कर सकता हूं? अकबर ने स्वीकृति दी, लेकिन बीरबल ने यह बदलाव नोट कर लिया। उसी रात बीरबल ने पकड़ी गई असली थाली को ध्यान से देखा। पहली नजर में सब सामान्य था, लेकिन नीचे की परत हटाने पर कुछ चौंकाने वाला मिला। राज खुलता है। खाने की परत के नीचे छिपा था सूक्ष्म अक्षरों में लिखा एक पत्र, खाने के घी और मसालों के बीच सुरक्षात्मक लेप में सुरक्षित। उस पत्र को ध्यान से पढ़ा गया। संदेश, दिल्ली की सुरक्षा दीवार पर पश्चिमी द्वार की गिनती आधी है। आक्रमण के दिन भोजन में 3 लौंग होंगे, वही संकेत होगा। आगरा का मित्र तैयार है। हाशिम।
बीरबल तुरंत समझ गया, ये तो साफ राजद्रोह है। खाने का बहाना सिर्फ संदेश पहुंचाने और ग्रहण करने का तरीका था। हर थाली एक पत्र थी और मसालों की गिनती, सामग्री की बनावट सब कोड थे। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में हाशिम को बुलवाया। बीरबल, हुजूर, आज मैं खुद इस महान मेहमान को भोजन परोसना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और हाशिम थोड़ा घबराया। जैसे ही बीरबल ने थाली खोली, उसमें से निकला वो पत्र जो अब खुलकर दरबारियों के सामने था। बीरबल घोषणा करते हुए, यह है हमारे अतिथि का स्वाद, जिसमें नमक कम मगर साजिश पूरी है। हाशिम को तुरंत पहरे में लिया गया। अकबर का फैसला। अकबर गंभीर लहजे में, हमारे दरबार में हम हर धर्म, देश और व्यक्ति का स्वागत करते हैं, पर जो अपने खाने में भी धोखा लेकर आए उसका नाश तय है। हाशिम को देशद्रोह के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाद की बात, अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ना होते तो हम किसी दिन अपनी ही थाली में जहर खा बैठते, शब्दों का नहीं, साजिशों का। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, जहां स्वाद है वहां शक रखना हमेशा जरूरी है। राजनीति की थाली में जो भी परोसा जाए, स्वाद से ज्यादा सच्चाई परखिए। साजिश अक्सर मसालों में नहीं, मीठेपन में छिपी होती है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पुजारी जो हर मूर्ति से उत्तर सुनता था। एक बार की बात है, दरबार में एक नई समस्या ने सबका ध्यान खींचा। यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी, बल्कि बहुत ही विचित्र थी। दरअसल राजधानी में एक नए पुजारी का आगमन हुआ था जो दावा करता था कि वह मंदिर की मूर्तियों से बात कर सकता है। न सिर्फ बात बल्कि उत्तर भी सुन सकता है। उसका नाम था पंडित वाचस्पति त्रिपाठी और वह स्वयं को देववाणी श्रोता कहता था। राजधानी के मुख्य मंदिर में उसने जैसे ही कार्यभार संभाला, वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग शिकायत करने लगे कि वह पुजारी मूर्तियों से बातचीत के बहाने श्रद्धालुओं से अजीबोगरीब मांगे करवाता है। कभी किसी को कहता कि मूर्ति ने कहा है सोने की थाली चढ़ाओ, तो कभी कहता भगवान चाहते हैं कि तुम अपने खेत का आधा हिस्सा मंदिर को दान दो। धीरे धीरे लोगों में डर बैठ गया, अगर भगवान नाराज हो गए तो। और फिर शुरू हुआ डर का व्यापार। बात धीरे धीरे बादशाह अकबर तक पहुंची। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुमने उस पुजारी के बारे में सुना है जो मूर्तियों से बात करता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब मूर्तियों से बात करने वाले भी दरबारियों की तरह चालाक हो गए हैं। अकबर ने आदेश दिया, उसे कल दरबार में बुलाओ। अगर वो सच बोल रहा है तो हमें उसे सम्मानित करना चाहिए, और अगर झूठा निकला तो फिर उसकी सजा भी तय होनी चाहिए। अगले दिन दरबार में पंडित वाचस्पति त्रिपाठी सफेद चंदन लगाए, भगवा वस्त्र पहने और एक छोटी सी भगवान की मूर्ति के साथ दरबार में आए। उन्होंने मूर्ति को एक छोटे सिंहासन पर बैठाया और खुद उसकी बगल में पालथी मारकर बैठ गए। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, आपने कहा कि आप मूर्ति से बात करते हैं? पंडित मुस्कुराए, जी हाँ, और यही मूर्ति मुझे सब कुछ बताती है। आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं उसका उत्तर मूर्ति से पूछ कर दूंगा। बीरबल ने राजा की ओर देखा। राजा ने सिर हिलाकर इजाजत दी। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो मूर्ति से पूछिए कि आज मैंने नाश्ते में क्या खाया था। पंडित ने आंखें मूंद ली, मंत्र बुदबुदाए, फिर मूर्ति के कान के पास कुछ कहा। फिर उन्होंने सिर हिलाया, आंखें खोली और कहा, मूर्ति कहती है कि आपने आज आम और दूध खाया था। बीरबल ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा, बिल्कुल सही उत्तर। दरबार में हलचल मच गई।
बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अब पूछिए कि मेरे बाएं पैर में आज सुबह कांटा चुभा था या नहीं। पंडित ने वही प्रक्रिया दोहराई, फिर बोला, जी हाँ, मूर्ति कहती है कि चुभा था और वो कांटा आपने अपने आंगन के तुलसी के पास निकाला। बीरबल फिर से मुस्कराया, बिल्कुल सही। अकबर भी हैरान थे। अब बीरबल उठे और बोले, मुझे लगता है ये मूर्ति सच में बोलती है, लेकिन एक आखिरी परीक्षा और लेनी चाहिए। उन्होंने दरबार के 2 सेवकों को बुलाया और कहा, पंडित जी को कुछ देर विश्राम करने दें। इस बीच हम उनकी मूर्ति की भी परीक्षा लेंगे। पंडित ने घबराकर कहा, मूर्तियों की परीक्षा नहीं ली जाती, वे तो पूजनीय हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी बात पूछेंगे। और फिर बीरबल ने मूर्ति के सामने झुककर कहा, हे देवता, कृपया बताइए कि पंडित जी का असली नाम क्या है? क्या वह सच में वाचस्पति त्रिपाठी हैं? बीरबल ने मूर्ति की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने जनता की ओर घूमकर कहा, देवताजी ने उत्तर दिया है, इनका असली नाम वाचस्पति नहीं बल्कि गंगाराम चौरसिया है, जो बनारस के एक जादूगर हैं और एक बार पहले भी मूर्तियों से बात करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। दरबार सन्न रह गया। पंडित हड़बड़ाकर उठा, ये झूठ है, मूर्ति ऐसा कुछ नहीं कहती। बीरबल ने पलटकर कहा, तो फिर आपने कैसे तय किया कि मैं जो पूछ रहा हूं वो मूर्ति ही बता रही है? अगर आप मूर्ति से उत्तर ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। बीरबल ने एक मुखबिर के जरिए पहले ही उस पंडित की असलियत पता कर ली थी और उसके हर उत्तर की भविष्यवाणी खुद की थी, ताकि वह उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर सके। अकबर ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार कर लो और मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के अपराध में कारावास दो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, इस बार मूर्ति नहीं, इंसान ने इंसान को बचा लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जोधा सैनिक जो हर युद्ध से पहले खो जाता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी समझदारी, बहादुरी और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उस दिन दरबार में एक अजीब सी शिकायत लेकर एक बुजुर्ग सेनापति आया था, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जहां पनाह, उसने कहा, हमारे सबसे पराक्रमी जोधा सैनिक धीरपाल हर बार युद्ध से ठीक पहले लापता हो जाता है। वह न तो भागता है न मारा जाता है, बस गायब हो जाता है। बादशाह की भौहें तन गई। गायब हर बार? और फिर सेनापति बोला, हर युद्ध के 2 दिन बाद वो हमारे शिविर में प्रकट हो जाता है, न थका हुआ न घायल, और कहता है, मैं युद्ध में था, सबसे आगे था। बादशाह ने गंभीरता से कहा, बीरबल को बुला। बीरबल, जो पास ही बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले, मैं सुन रहा हूं जहांपना। और ये मामला थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। युद्ध से पहले गायब, एक बहादुर की चालाकी या कोई साजिश? बीरबल ने सैनिक धीरपाल को बुलवाया। धीरपाल लंबा, गठीला और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था। वह आया, सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं हमेशा युद्ध में होता हूं। न जाने क्यों लोग मुझे युद्ध में नहीं देखते। बीरबल ने पूछा, किसी भी युद्ध में कोई तुम्हें घायल होते नहीं देखता, कोई तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखता, मगर तुम दावा करते हो कि तुम सबसे आगे थे। जी, उसने गर्व से कहा। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अगले युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गुप्त रूप से, और देखूंगा कि तुम्हारा सबसे आगे होना किस दिशा में होता है।
योजना गुप्त दृष्टि से युद्ध भूमि का निरीक्षण। अगले सप्ताह सीमावर्ती राज्य से युद्ध का संदेश आया। बीरबल ने खुद को युद्ध में रसोई निरीक्षक के रूप में भेजने का आग्रह किया ताकि वे पूरी सेना के बीच घूम सकें। धीरपाल भी साथ था, हमेशा की तरह जोश से भरा। मगर जैसे ही सेना युद्ध स्थल पहुंची, धीरपाल फिर गायब। बीरबल ने चुपचाप सैनिकों से पूछा, किसी ने उसे नहीं देखा? क्या वो जंगल में गया? क्या नदी के पार? क्या भेष बदल लिया? बीरबल को शक हुआ। उन्होंने अपनी पोशाक बदलकर एक साधारण सिपाही का रूप धारण किया और अकेले निकल पड़े, रहस्य खुलने की कगार पर। तीसरे दिन बीरबल एक पुराना भग्न मंदिर देखकर ठहर गए। मंदिर से धीमी आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे भीतर झांका। अंदर धीरपाल था, मगर किसी दुश्मन की जासूसी नहीं कर रहा था। वो अभिनय कर रहा था। जी हां, उसने अपने सामने काठ की मूर्तियां खड़ी कर रखी थीं, खुद को सेनापति बना रखा था और उन मूर्तियों से लड़ रहा था। और बीच बीच में वह खुद को महान योद्धा कहते हुए तालियां बजाता था। बीरबल हतप्रभ रह गए। युद्ध चल रहा था और यह सैनिक वहां आत्ममुग्ध अभिनय में खोया था। दरबार में भंडाफोड़। लौटकर बीरबल ने बादशाह के सामने सारी बात रख दी। अकबर ने कड़ी आवाज में पूछा, धीरपाल, ये तुम क्या करते हो? धीरपाल झुककर बोला, जहांपनाह, मैं असली युद्ध से डरता हूं, मगर अपने अभिनय से मैं खुद को महान समझता हूं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सैनिक युद्ध भूमि में नहीं, अपने भ्रम में सबसे आगे रहता है। अकबर बोले, फिर तो इसे वही भूमिका दी जाए जहां कल्पना की जरूरत हो, युद्ध नहीं। और यूं धीरपाल को दरबार का नाट्य अभिनेता सेनापति बना दिया गया, जो युद्धों में नहीं, दरबार के नाटकों में लड़ता था। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में बजी मूर्खता की घंटी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विचित्र और अद्भुत वस्तु लाई गई, एक चमचमाती सोने की बनी घंटी। मगर यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। इस पर एक शिलालेख खुदा था, जो इसे बजाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होगा। घंटी के साथ एक चिट्ठी भी थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजी थी। लिखा था, जहां बुद्धिमान सबसे अधिक हो, वहीं मूर्खता की पहचान सबसे तीव्र होती है। इस घंटी को उसी दरबार में भेजा गया है जहां सबसे अधिक बुद्धिमत्ता का दावा किया जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारी तारीफ है या अपमान, कुछ समझ नहीं आया। बीरबल बोले, जहां संदेह हो वहां बुद्धि की परीक्षा होती है। मूर्खता की परख का खेल शुरू। अकबर ने ऐलान किया, इस घंटे को दरबार में रखा जाएगा। जो भी इसे बजाएगा उसे सार्वजनिक रूप से राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। पर इसमें एक ट्विस्ट था। अकबर बोले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी और को मूर्ख सिद्ध कर दे तो वह यह घंटी उसी मूर्ख के नाम पर बजा सकता है। अब यह घंटी एक चुनौती बन गई। मूर्खता की पहचान कर सको तो बजाओ ये घंटी। पहला दावेदार खजांची हलवाई राम। खजांची हलवाई राम ने सबसे पहले सामने आकर दावा किया कि उनके पड़ोसी मुंशी धनराज ने 5 महीने से अपना कर्ज नहीं चुकाया, फिर भी हर शुक्रवार को मिठाइयां बांटता है। मूर्ख तो वो है जो उधार के पैसों से सम्मान कमाने की कोशिश करता है। और फिर उसने घंटी बजाई, तनन्नन। बीरबल मुस्कराए, बोले, हलवाई राम, तुमने खुद ही बताया कि वह 5 महीने से कर्ज नहीं चुकाता, फिर भी तुमने उसे और उधार दिया। मूर्ख वो नहीं, तुम हो। हलवाई राम की मूछें नीचे लटक गईं। घंटी उसके नाम हो गई। दूसरा प्रयास, सेनापति हिम्मतराय। सेनापति बोले, हमारे दरबार का दरबान गुलाम अली रोज दरबार में देरी से आता है,
और हर बार एक नई बहाना लेकर आता है। कभी कहता है बिल्ली रास्ता काट गई, कभी कहता है छींका टूटा। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। अकबर ने उसकी बात पर मुहर लगाने ही वाले थे कि बीरबल बीच में कूद पड़े। सेनापति जी, गुलाम अली की नियुक्ति किसने की थी? मैंने, सेनापति ने गर्व से कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति मूर्खों को नियुक्त करता है, क्या वह स्वयं बुद्धिमान हो सकता है? अगले ही पल घंटी टननन बज उठी, इस बार खुद सेनापति के सिर पर। तीसरा नमूना पंडित ज्ञानेश्वर। पंडित ज्ञानेश्वर बोले, कल एक बालक ने मुझसे पूछा कि सूरज बड़ा होता है या चांद, और जब मैंने कहा सूरज, उसने जवाब दिया कि फिर रात में अंधेरा क्यों होता है। मूर्खता देखिए। बीरबल ने कहा, पंडित जी, उस बालक ने एक प्रश्न पूछा और आपके उत्तर में गड़बड़ थी। वह मूर्ख नहीं, जिज्ञासु था। मूर्खता तो तब होती है जब आप प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसे हंसी में उड़ाते हैं। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, आज आपकी पूजा घंटी नहीं, मूर्खता की घंटी बन गई है। फिर आया नाजुक मोड़। एक दिन एक ग्रामीण किसान, नाम था शंकरा, दरबार में आया। वह गरीब था पर चालाकी उसकी आंखों में झलकती थी। उसने कहा, जहां मैं रहता हूं वहां हर साल बाढ़ आती है। हमारे नेता हर बार वादा करते हैं कि इस बार पक्का इंतजाम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं यहां आया हूं ये घंटी उन नेताओं के नाम बजाने। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या उनके नाम जानते हो? शंकरा बोला, नहीं जानता हुजूर, लेकिन हर साल नई घोषणाएं और पुरानी बाढ़ें आती हैं। मूर्ख मैं बनता हूं हर बार। आज ये घंटी मेरे ही नाम। और उसने पूरे आत्मविश्वास से घंटी बजाई, तननन। दरबार एकदम शांत। बीरबल खड़े हुए और बोले, इस दरबार में आज पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अपने आप को मूर्ख मानने का साहस रखता है। वही असली बुद्धिमान है। ये घंटी अब से उसकी नहीं, हमारी अंतरात्मा की घंटी है। घंटी का भविष्य। अकबर ने आदेश दिया कि मूर्खता की यह घंटी अब हर शुक्रवार को दरबार में रखी जाएगी, लेकिन कोई इसे नहीं बजाएगा। जिस दिन किसी को लगे कि वह सचमुच मूर्खता कर रहा है, वह अंदर से इसे सुन ले बिना बजाए। कहानी का अंतिम दृश्य। एक दिन बीरबल अकेले उस घंटी के सामने खड़े हुए। उन्होंने कोई आवाज नहीं की, कोई शब्द नहीं बोले, पर दरबार में बैठे दो नौसिखिए दरबारी आपस में बोले। देखा, बीरबल भी घंटी के सामने खड़े थे। लगता है कोई मूर्खता कर बैठे होंगे। बीरबल उनकी ओर मुड़े और बोले, जिस दिन तुम खुद को मूर्ख मान सकोगे, उस दिन कोई और तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकेगा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दर्जी जो कपड़े नहीं, अफवाहें सिलता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चालू था। न्याय, शिकायतें, फरमाइशें और गपशप। लेकिन कुछ हफ्तों से दरबार में एक अजीब बात हो रही थी। जहां पहले चर्चा होती थी राज्य की भलाई की, अब वहां कानाफूसी होती थी। फला मंत्री चोरी करता है, फला सेनापति युद्ध में डर गया था, रानी की नई सखी असल में किसी और राज्य की जासूस है। बादशाह अकबर हैरान थे। ये सब अफवाहें कहां से आ रही हैं? उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां धागा होता है वहां सिलाई होती है, और जहां सिलाई होती है वहां कुछ न कुछ जुड़ता है। अकबर बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा पहेली होती है बीरबल, साफ कहो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अफवाहें एक जैसे ताने बाने में जुड़े, वहां कोई कारीगर जरूर काम कर रहा है, और मेरे हिसाब से वो दर्जी मोहल्ले का नया दर्जी मुराद है। दर्जी मुराद की एंट्री। पिछले महीने ही शहजादे के लिए एक बेशकीमती रेशमी कुर्ता सिलवाया गया था।
उसी सिलाई के दौरान एक नया दर्जी शहर में आया था। नाम था मुराद, जो अपने आप को अफगानी करघे का जादूगर कहता था। लेकिन शहर में जो भी उसके पास कपड़े सिलवाने जाता, वापस आते ही कुछ नई राजसी खबर जानकर लौटता। कभी कहता, सुना है वजीर साहब का बेटा बागी बन गया है, तो कभी रानी साहिबा का हार नकली है। धीरे धीरे लोग दर्जी से कपड़े कम, बातें ज्यादा सिलवाने लगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दर्जी के पास जाने का फैसला किया। वह आम आदमी के भेष में उसके पास पहुंचे और बोले, एक शेरवानी सिलवानी है, मगर साथ में एक सवाल भी सिलवाना है। मुराद हंसकर बोला, जनाब मेरे पास हर सवाल का धागा है, बस बताइए। बीरबल ने चुपचाप कहा, सुना है कि वजीर साहब दरबार में नकली सिक्के लाते हैं, क्या ये सच है? मुराद आंखें मटकाकर बोला, आप ही की तरह किसी और ने भी ये बात मुझसे पूछी थी, शायद सच्चाई हो सकती है। बीरबल को यकीन हो गया, ये दर्जी न केवल अफवाहें फैला रहा था, बल्कि जानबूझकर दरबार को गुमराह कर रहा था। दूसरा बीरबल ने दरबार में लौटकर एक अनोखा आदेश दिया, बादशाह सलामत, शहर में एक अफवाह उड़ रही है कि आपने चोरी के जेवर खरीदे हैं। मैं चाहता हूं कि इस अफवाह की जड़ तक पहुंचा जाए, मगर बिना हल्ला किए। अकबर बोले, तो अब क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, मैं खुद इस अफवाह को दर्जी तक पहुंचाऊंगा और फिर देखना वो इसे कैसे सिलकर पेश करता है। दर्जी की गिरफ्तारी। बीरबल फिर से भेष बदलकर मुराद के पास गए और कहा, सुना है बादशाह ने एक कीमती हार बाजार से खरीदा जो चोरी का निकला। मुराद मुस्कराया, वही तो कहता हूँ साहब, कोई बात बिना धुए के नहीं उड़ती। 3 दिन में ये अफवाह पूरे शहर में फैल गई, यहां तक कि शाही रसोइये तक को मालूम था। अगले दिन बीरबल ने मुराद को दरबार में बुलवा भेजा। अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, कहां से आई थी तुम्हारे पास बादशाह के हार वाली खबर? मुराद बोला, जनाब लोगों से सुनता हूं, बस सिलकर आगे देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिलते हो या बुनते हो, मगर झूठ को लिबास पहनाकर सच बनाने की जो कला है वो अपराध बन जाती है। अकबर बोले, तो क्या सजा दी जाए इस दर्जी को? बीरबल ने कहा, इसे 1 महीना तक अदालत में बैठाकर हर रोज सच सुनाया जाए, ताकि इसे सच की असली सुई चुभे। अकबर ने हंसते हुए फैसला दिया, तो सुनो मुराद दर्जी, अब तुम कपड़े नहीं, फैसले की पंक्तियां सिलोगे और हर अफवाह का सच जानोगे। अंत की समझदारी। दर्जी मुराद को सजा के बाद जब रिहा किया गया, तो वो अब अफवाहें नहीं फैलाता था, बल्कि लोगों को सलाह देता था, कपड़ा सिलो, बात नहीं, क्योंकि बातों की सिलाई एक दिन फांसी का फंदा बन जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अफवाहों के धागे हों, वहां चुप्पी की कैंची सबसे अच्छा उपाय है। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और अक्ल से भारी मूर्खों की पंचायत। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। कोई अपने गांव की समस्या लेकर आया था, तो कोई अपनी बहू की शिकायत लेकर। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। अचानक 5 अलग अलग गांवों से आए प्रतिनिधियों ने दरबार में एक साथ हाजिरी दी। 5 की वेशभूषा अलग, लेकिन चेहरे पर एक जैसी बेचैनी। अकबर ने आंखें तरेरी, कहो एक साथ क्यों आए हो? एक लंबा दुबला आदमी बोला, हुजूर, हम 5 गांवों के प्रधान हैं और हम सब की पंचायत में एक अजीब समस्या आ गई है। क्या समस्या? हमारे गांव में हर साल मूर्खों की पंचायत होती है, जिसमें सबसे बड़ा मूर्ख चुना जाता है। लेकिन इस बार 5 गांवों में इतने बुद्धिमान मूर्ख हो गए हैं कि फैसला करना मुश्किल हो गया है। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर मुस्कुराए, तो तुम चाहते क्या हो?
दूसरे प्रधान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, तय नहीं कर पा रहे कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन हर गांव का मूर्ख दावा कर रहा है कि वही सबसे बड़ा है। हमने तय किया कि अब इनका फैसला बादशाह सलामत ही करें। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और वो मूर्ख आए हैं साथ? तीसरा प्रधान बोला, हुजूर, अभी दरबार के बाहर खड़े हैं, इजाजत हो तो अंदर बुलाएं। जरूर। बीरबल ने आंखें मीच ली, कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ देर में 5 आदमी अंदर आए। सभी के हाथ में अलग अलग चीजें थीं। एक के हाथ में पानी भरा थैला, दूसरे के कंधे पर खाली पिंजरा, तीसरे के सिर पर उल्टा चप्पल, चौथा तो रस्सी से अपने पैर बांध कर चल रहा था, और पांचवा उल्टा मुंह कर खड़ा था, जिससे उसकी पीठ दरबार की तरफ थी। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़े। तो अब सुनाओ, कौन कौन हो तुम? पहला बोला, मुझे सब कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने अपने कुएं में पानी गिरा दिया था ताकि कुआं साफ हो जाए। दूसरा बोला, मैंने अपने पालतू तोते को उड़ने की आजादी दी, लेकिन पहले उसे सिखाया कि कैसे पिंजरे में लौटे। अब लोग कहते हैं मैं मूर्ख हूँ। तीसरे ने कहा, मैंने सोचा कि धरती उल्टी है तो चप्पल उल्टी पहनूंगा ताकि सीधा लगूं। चौथा हंसते हुए बोला, मैं खुद को इतना चालाक मानता हूँ कि खुद को बांध दिया ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं। और पांचवा उल्टा खड़ा रहा, बोला ही नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ, इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने इन पांचों को गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए, हुजूर, सबसे बड़ा मूर्ख वह नहीं जो पागल हरकत करे, बल्कि वह है जो समझते हुए भी मूर्खता करे। और ये पांचों मूर्ख नहीं हैं। क्या मतलब? ये पांचों ने ऐसा कुछ किया है जिसे देखकर लोग हंसें और ये हंसी बेचते हैं। ये गांव में नाचते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, बच्चों को हंसाते हैं, बड़े बूढ़ों का मन बहलाते हैं। ये असल में हंसी के कलाकार हैं। अकबर चौंके, तुम कह रहे हो ये अदाकार हैं? बीरबल बोले, जी हां, और जो लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, असल में मूर्ख वही हैं, क्योंकि जिसे हंसाना आता है वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान होता है। अकबर ने सबकी ओर देखा, पांचों मूर्खों की आंखों में चमक थी। राजा मुस्कुराए और बोले, आज से इन पांचों को दरबार के राजविदूषक की उपाधि दी जाए, और हर साल जो सबसे अच्छा हंसाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, और जो लोग इन्हें मूर्ख कहकर आए थे वे अब सोच में डूबे थे कि असली मूर्ख कौन था। अगली कहानी, बीरबल और खोखली किताबों की तिजोरी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन कुछ अजीब ही हुआ। राजभवन की पुरानी लाइब्रेरी में रखी गई एक तिजोरी, जिसमें केवल पुरानी किताबें रखी जाती थीं, अचानक राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। दरअसल मुंशी गुलाम हुसैन, जो कि दरबार की पुरानी किताबों की देखभाल करता था, एक सुबह भागता हुआ अकबर के दरबार में आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और उसकी पगड़ी आधी सिर पर आधी कंधे पर झूल रही थी। हुजूर, वह हांफते हुए बोला, राजकोष लुट गया। अकबर ने भौहें चढ़ा ली, राजकोष? वो तो महल की पश्चिमी दीवार के पीछे सुरक्षित है। नहीं नहीं हुजूर, मुंशी बोला, मैं उस तिजोरी की बात कर रहा हूं जहां केवल पुरानी किताबें रखी जाती थीं। अकबर चौंक गया, पुरानी किताबें? उन किताबों में ऐसा क्या था जो तुम इतनी घबराहट में हो? हुजूर, वे किताबें खोखली थीं, मुंशी ने बम फोड़ दिया। खोखली? अकबर ने पूछा। जी, और उन खोखली किताबों के अंदर थे सोने के सिक्के। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हकीम साहब ने तो इतना ऊंचा हुंकार किया कि उनकी नकली दाढ़ी ही गिर पड़ी।
अकबर बोले, इतनी पुरानी और धूल भरी किताबों में सोने के सिक्के कौन रख सकता है? बीरबल मुस्कराया। हुजूर, पहले हमें यह जानना होगा कि वो सिक्के रखे किसने थे, तभी पता चलेगा कि वो गायब कैसे हुए। अकबर ने बीरबल को इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी दी। किताबें जो पढ़ी नहीं गईं, मगर देखी जाती थीं। बीरबल ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। सैकड़ों किताबें थीं, कुछ फटी हुई, कुछ अधजली, कुछ जिनके पन्ने अजीब से प्रतीकों से भरे हुए थे। और सबसे पीछे रखी थी वो तिजोरी, लोहे की बनी हुई, मगर उसका ताला टूटा हुआ था। तिजोरी के अंदर कई किताबें अब भी थीं, मगर कुछ खाली थीं। बीरबल ने किताबों को उठाया और पाया कि वे सचमुच खोखली थीं, उनके अंदर कभी कुछ रखा गया था। कुछ किताबों में सोने के सिक्कों के आकार के गोल निशान भी थे। उसने तिजोरी के आसपास की जमीन को खुरचवाया। धूल के नीचे कुछ ताजे निशान थे, किसी भारी चीज को घसीटा गया था। कोई रात में आया और किताबों से सिक्के निकाल ले गया, बीरबल ने कहा। पढ़ाकू चोर का सुराग। बीरबल ने दरबार के सारे विद्वानों, पुस्तक प्रेमियों और पुस्तकालय में काम करने वाले सेवकों को बुलवाया। सबसे पहले आया कवि नूर अली। उसके हाथ में एक पुस्तक थी और वह उसे बीच बीच में चूम भी रहा था। मैं तो हर रात इसी किताब को पढ़कर सोता हूं, बीरबल साहब। बीरबल मुस्कराया। अच्छा, ये तो खगोल विज्ञान की किताब है। इसमें वो कविता कहाँ है जिसमें आपने मुझे चाँद बताया था? नूर अली अटक गया, पसीना पसीना हो गया। दूसरा आया पुस्तकालय सेवक इरशाद। वह हमेशा पुस्तकालय में रात के समय भी रहता था। उसने दावा किया कि किताबें उसकी जिंदगी हैं। कौन सी किताब आपकी सबसे प्रिय है? बीरबल ने पूछा। जड़ी बूटियां और औषधियां वाली, इरशाद ने जवाब दिया। बीरबल ने वो किताब मंगवाई, मगर वह भी खोखली निकली। कभी इस किताब से दवा बनाई? बीरबल ने पूछा। मैं बस पढ़ता हूं। इरशाद घबरा गया। तीसरा आया इतिहासकार मकसूद, जो हमेशा नई नई खोजों की बातें करता था। इतिहास के किस हिस्से से आपको सबसे अधिक लगाव है? बीरबल ने पूछा। मुगल काल, मकसूद बोला। तो आप मुगल सिक्कों को कैसे पहचानते हैं? मकसूद बोल ही रहा था कि बीरबल ने पास पड़े 3 सिक्के निकालकर सामने रख दिए। इनमें से एक नकली है। बताइए कौन सा? मकसूद तुरंत एक सिक्का उठा लाया। ये वाला। बिल्कुल सही, बीरबल बोला, मगर ये बात तो केवल वही जान सकता है जिसने इन सिक्कों को निकाला हो। पूरा दरबार सन्ना। बीरबल की चाल। अकबर ने पूछा, तो क्या मकसूद ही चोर है? जी नहीं, बीरबल बोला, मैंने जानबूझकर तीनों सिक्के नकली रखे थे। अब तो तीनों आरोपी हक्के बक्के रह गए। लेकिन इस जाल में केवल वही फंस सकता है जिसे असली सिक्के देखे हों। मकसूद, तुम पकड़े गए। मकसूद घुटनों पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वह रात में तिजोरी से किताबें निकालता, उनमें से सिक्के हटाता और खाली किताबें फिर से रख देता। मगर ये सिक्के वहां आए कहां से? अकबर ने पूछा। वो मेरे दादा दरबारी थे। उन्होंने पुराने युद्धों के दौरान कुछ राजकोष बचाकर किताबों में छिपा दिए थे और मुझे उनकी चिट्ठियां मिली। बीरबल बोला, दादा की सोच कमाल की थी, मगर पोता निकला बेईमान। अकबर का फैसला। अकबर मुस्कराए। उन्होंने हंसते हंसते कहा, किताबों में ज्ञान होना चाहिए, सोना नहीं। मगर आज हमने किताबों के बहाने एक चोर पकड़ लिया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। मकसूद को उसकी गलती की सजा दी गई और तिजोरी के सारे सिक्के राज्यकोष में जमा कर दिए गए।
बीरबल ने लाइब्रेरी में एक नई किताब भी जुड़वाई, खोखली किताबों का रहस्य, ताकि भविष्य में कोई फिर ऐसा न करे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो अजनबी जो हर दिन खुद को नया नाम बताता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब अजनबी आने लगा। वह रोज सुबह दरबार में पहुंचता, लेकिन हर दिन नए नाम से। कभी वह खुद को जगजीवन पंडित कहता, कभी मालिकुद्दीन फकीर, अगले दिन सेठ भोलाराम और फिर किसी दिन पंडित प्राणनाथ बनकर हाजिर होता। मजे की बात यह थी कि उसके कपड़े भी हर दिन अलग होते, कभी फकीरों की तरह चिथरे पहनता, कभी व्यापारी की तरह रेशमी अचकन, तो कभी पुरोहितों जैसा जनेऊ और शुद्ध धोती। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वह रोज किसी न किसी सरकारी काम के लिए अर्जी लेकर आता। कभी कहता, मेरे खेत पर जमींदार ने कब्जा कर लिया, तो कभी मेरी दुकान को बेवजह तोड़ दिया गया, और अगले दिन मेरे पिताजी को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। दरबार के कर्मचारी चकरा गए, ये आदमी कौन है? एक दिन जमींदार, एक दिन पुजारी, फिर व्यापारी, हर दिन नया नाम, नई कहानी। बादशाह अकबर ने चिढ़कर कहा, अगर ये अजनबी कल फिर आया किसी नए नाम से, तो हम उसे जेल भेज देंगे। मगर एक बात समझ नहीं आती, ये चाहता क्या है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, शायद यह कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि कोई बड़ी बात छिपा रहा है। इजाजत दीजिए, मैं इसे समझने की कोशिश करूं। अगले दिन दरबार में वही अजनबी फिर हाजिर हुआ। इस बार नाम था वेदाचार्य अमरनाथ शास्त्री, और वह गंगा किनारे की जमीन पर मंदिर बनवाने की बात कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, श्रीमान, आपने कल तो कहा था कि आपके पिताजी जेल में हैं, उससे पहले आप खुद व्यापारी थे। अब अचानक आप वेदाचार्य कैसे बन गए? अजनबी घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, मालिक, सब सच्चा है। मैं वही हूं, सब मैं ही हूं। बीरबल बोले, तो ठीक है। जरा ये बताइए, आप अपने पिताजी को जेल से छुड़ाने आए हैं, दुकान का मुआवजा भी चाहिए, खेत भी वापस चाहिए, और अब मंदिर भी बनवाना है, और इन सब कामों के लिए आप अलग अलग रूप क्यों धरते हैं? अजनबी सकपका गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मुझे इजाजत दीजिए इस आदमी की असली पहचान और इरादा पता लगाने की। अकबर ने इशारा किया, जैसा आप चाहें। बीरबल ने चाल चली। उन्होंने अगले दिन उस अजनबी को अकेले में बुलाया और कहा, अगर तुम सच में हर बार अलग अलग बनकर दरबार में आते हो, तो इसका मतलब है तुम हर बार बचना भी जानते हो। लेकिन अगली बार कुछ ऐसा करना कि खुद को भी न पहचान सको। अजनबी हंस दिया। बीरबल जी, आप बड़े चतुर हैं, लेकिन मैं कोई अपराधी नहीं। मैं तो बस देख रहा था कि इस दरबार में कौन सी पहचान सबसे ज्यादा असरदार है। असरदार? बीरबल ने आंखें तरेरी। हाँ, अजनबी बोला, मैंने देखा, जब मैं बनिया बना तो मुझे कर के बारे में पूछा गया। जब मैं फकीर बना तो सबने मेरी दुआ मांगी। जब मैं पंडित बना तो मेरे चरण छुए गए। अब मैं तय कर रहा हूं कि आगे की जिंदगी किस पहचान में गुजारूं। ताकत उसी में है जो सबसे ज्यादा सम्मान पाए। बीरबल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम यह समझना चाहते हो कि पहचान का वजन क्या है? चलो, मैं कल तुम्हें सिखाता हूं कि बिना नाम के भी कैसे असरदार बना जा सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस अजनबी को बिल्कुल आम वेशभूषा में लाकर खड़ा किया। न पंडित, न बनिया, न फकीर। फिर सब मंत्रियों से कहा, अब यह व्यक्ति न कोई खास है, न ही किसी जाति या व्यवसाय से जुड़ा, तो बताइए, क्या अब भी इसे सम्मान मिलेगा? दरबार चुप हो गया। बीरबल बोले,
दरअसल सम्मान व्यक्ति की बातों और कर्मों से मिलता है, न कि उसके नाम या कपड़ों से। यह व्यक्ति कल से रोज दरबार में आएगा, मगर किसी नाम से नहीं, किसी पहचान से नहीं, केवल एक आदमी बनकर, और दरबार उसका बातों से मूल्यांकन करेगा, नाम से नहीं। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने फिर गूढ़ बात को सरलता से सुलझा दिया। इस दरबार में अब हर याचक, हर आम आदमी बस उसकी बातों और हक की बुनियाद पर सुना जाएगा। अजनबी ने झुककर कहा, बीरबल जी, आज असली नाम की कीमत समझ आ गई, जो सच्चे कर्मों से बनता है, किसी नकली वेश से नहीं। सोचिए जरा, जब बादशाह अकबर खुद दरबार में हंसी रोक न पाए और एक ऐसा अजीब मुकदमा सामने आए कि पूरा राज दरबार ठहाकों से गूंज उठे। एक आदमी अदालत में आया और बोला, हुजूर, मेरी बकरी को इंसाफ दिलाइए। उसने एक गधा पैदा किया है। जी हां, बकरी ने गधा पैदा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर आई बीरबल की एंट्री, और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। राजा ने हंसते हंसते एक ऐसा फैसला सुना दिया कि आज तक उस जैसे मामले की मिसाल नहीं मिली। तो चलिए सुनते हैं। राजा ने हंसते हंसते फैसला सुना दिया। फिर क्या हुआ? एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और बीरबल की चतुराई पर फिर से दिल जीत लेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो ट्विस्ट है वो आपको उड़ा देगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में ताजगी से बैठे थे। गर्मी के दिन थे, लेकिन दरबार की हवा में हल्की ठंडक थी। वजह थी बीरबल की उपस्थिति। आज भी बीरबल अपने वही पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए अकबर के पास बैठा था। अचानक दरबार के द्वारपाल ने आवाज लगाई, हुजूर, एक अजीबोगरीब फरियादी आया है। कहता है कि उसका मामला इंसाफ से ज्यादा हंसी मांगता है। अकबर की भौहें तन गईं। क्या मतलब? फरियादी अंदर आया, छोटा सा दुबला पतला आदमी, चेहरे पर उलझन, आंखों में विश्वास और चाल में संदेह। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम है बहादुर खां और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अकबर, कहो क्या मुसीबत है? बहादुर, हुजूर, मेरी बकरी ने गधा पैदा किया है। दरबार में कुछ पान चबाते दरबारी खांसते हुए हंसी रोकने लगे। बीरबल ने चुपचाप अपनी मूंछों पर ताप दिया। अकबर चौंकते हुए, क्या कहा? बकरी ने गधा? बहादुर गंभीरता से, जी हां हुजूर। और अब गधा वाला कह रहा है कि ये उसका गधा है। लेकिन जब बकरी मेरी है और उसने गधा पैदा किया है तो बच्चा मेरा हुआ ना। अब दरबार में जो हंसी छूटी वो किसी युद्ध की तरह गूंजने लगी। अकबर हंसी रोकते हुए, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बकरी ने गधा जन्म दिया? बहादुर, हुजूर, गधे का कहना है कि उसका गधा कहीं खो गया था और अब जो बच्चा है वो उसी का है। लेकिन मैंने देखा है, मेरी बकरी ही उसे दूध पिला रही है और गधा उसी के पास पैदा हुआ, तो बच्चा मेरा है ना हुजूर। बीरबल, बहादुर, क्या तुम ये मानते हो कि बकरी और गधे में कुछ रिश्ता हुआ था? बहादुर, हुजूर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से वो गधा मेरी बकरी के आसपास घूमने लगा था, तब से बकरी की चाल बदल गई थी। इस पर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल अपनी हंसी दबाते हुए बोला, हुजूर, अब हमें विज्ञान नहीं, न्याय देखना होगा। अकबर सिर पकड़ते हुए, ठीक है, इस मामले की सुनवाई होगी। गधे को भी बुलाया जाए। मुकदमा शुरू होता है। अगले दिन दरबार में गधे का मालिक नाथू पेश हुआ। नाथू दरबार में खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, वो गधा मेरा था।
कई दिन पहले खो गया था। अब जब वो बच्चा मिला है तो मैं पहचानता हूं वो उसी गधे का है। बस उसकी मां गलती से किसी और जानवर की हो सकती है। बीरबल, मतलब तुम मानते हो कि बच्चा उसी गधे का है? नाथू जी बिल्कुल, मैं पहचानता हूं उसकी आंखें। उसकी हीहा भी बिल्कुल मेरे गधे जैसी है। अकबर, तो क्या यह साबित करता है कि बच्चा तुम्हारा है? नाथू, कम से कम आधा तो मेरा ही है। अब बीरबल खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इंसाफ का तकाजा है कि जब माँ और पिता दोनों का दावा हो तो बच्चे से पूछ लिया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहता है। दरबार में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर हंसते हुए, तो क्या तुम उस गधे के बच्चे से पूछोगे? बीरबल जी नहीं, लेकिन हम उसका फैसला समझ सकते हैं अगर हम उसे दोनों के बीच रख दें और देखें वो किसके पास जाता है। अकबर, स्मार्ट, चलो यही करेंगे। गधाबकरी टेस्ट। दरबार के बीचों बीच एक खुला मैदान बना। बीच में बच्चा, जो दरअसल एक नवजात गधा था, रखा गया। एक तरफ बकरी बंधी गई, दूसरी तरफ गधा। बच्चे को छोड़ा गया। उसने पहले एक चक्कर लगाया, फिर सूंघते सूंघते सीधा बकरी की तरफ गया और दूध पीने लगा। बहादुर उछलते हुए, देखा हुजूर, मेरा बच्चा है। नाथू, पर गधा मेरा था। उस पर तो कुछ नहीं बोला इसने। अब अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, अब क्या कहेंगे आप? बीरबल, हुजूर, बात साफ है। जो पालन पोषण करे वो असली मां बाप होता है। और ये बच्चा उसी के पास गया जो उसे जीवन दे रहा है, बकरी। गधा केवल दावा कर रहा है, लेकिन उस बच्चे ने उसको पहचाना तक नहीं। इंसान भी अगर मां के दूध से दूर हो जाए तो पहचान भूल जाता है। फैसला जो इतिहास बन गया। अकबर खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और होठों पर मुस्कान थी। अकबर गंभीर लहजे में, हमने ये मामला देखा, सुना और बीरबल की सलाह के अनुसार निष्कर्ष पर पहुंचे। चूंकि बच्चा बकरी के पास गया और गधे को कोई भावना नहीं दिखाई, हम ये तय करते हैं कि बच्चा बकरी का ही रहेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, हमारा इंसाफ कहता है जिसके पास दूध है वही मां कहलाए। बीरबल, और जो सिर्फ हीहा करे वो सिर्फ शोर करता है, अधिकार नहीं। दरबार के बाद की चर्चा। उसी शाम दरबारी आपस में बात कर रहे थे। राजकवी, इस फैसले को क्या नाम देंगे? बीरबल चुटकी लेते हुए, गधा विवाद में दूध नीति से हुआ फैसला। तानसेन, संगीत में ऐसा न्याय नहीं होता। बीरबल, संगीत में कान चाहिए होते हैं, दरबार में दिमाग। अकबर का पुरस्कार और बहादुर की सीख। अकबर ने बहादुर को इनाम में एक और बकरी दी ताकि अगली बार मामला 2 बकरियों के बीच हो, न कि गधों के साथ। नाथू को एक आईना दिया गया ताकि हर सुबह खुद को देखकर समझ सके कि शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कभी मैं खुद बकरी और गधे के बीच फंस जाऊं तो क्या करोगे? बीरबल, तब मैं दूध नहीं, दिमाग देखूंगा हुजूर। जो शोर मचाते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हों, और जो सच्चा पोषण करते हैं वही असली हकदार होते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसे सब खड़े होकर झूठ बोलते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हर रोज नई रोशनी से सजता था। कहीं दूर से आए व्यापारी न्याय की उम्मीद लिए आते, कभी संगीतकारों की प्रतियोगिता चलती और कभी कोई अजीब फरियादी सबको चौंका देता। मगर आज दरबार में कुछ और ही था। बीरबल जैसे ही अपनी सीट पर बैठे,
उन्होंने देखा कि दरबार के एक कोने में हलचल है। कोई नया दरबारी आया है। उसकी वेशभूषा रेशमी है, चाल में घमंड है और आंखों में चालाकी। उसका नाम था हरिकिशन बोहरा। वो आया तो था मामूली दरबारी बनकर, पर 2 ही हफ्तों में उसने दरबार में अजीब सी हवा बना दी थी। अजीब बात क्या थी? जो भी उससे मिलता खड़े होकर मिलता, जो भी उससे बात करता सिर झुकाकर बात करता, और मजे की बात सब उससे झूठ बोलते थे। बीरबल को हैरानी हुई। एक दिन उन्होंने देखा कि सेनापति खुद उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपका लेख पढ़ा, अद्भुत था। जबकि हरिकिशन कोई लेखक नहीं था। वजीर बोले, आपके पिताजी से तो हमारी कई बार मुलाकात रही है। जबकि हरिकिशन अनाथ था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, दरबार में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग एक आदमी को देखकर खड़े हो जाते हैं और झूठ बोलने लगते हैं, और वो आदमी इस सब का मजा ले रहा है। अकबर हंसते हुए, क्या तुम किसी इंसानी चुंबक की बात कर रहे हो जो सच को खींच नहीं पा रहा? बीरबल, बिल्कुल। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सब साफ कर दूंगा। बीरबल की जासूसी शुरू। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले दरबार में आने वाले दरबारी, मंत्री और रक्षकों की बातचीत पर ध्यान देना शुरू किया। हरिकिशन जब भी किसी से मिलता, वो लोग अचानक सम्मान देने लगते थे, और जो भी बोलते वो सब बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे। एक रक्षक ने कहा, आपका तो नाम खुद शहंशाह लेते हैं, जबकि बादशाह ने कभी उसका नाम नहीं लिया था। सच सामने लाने की तैयारी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, कल के दरबार में मैं एक चुनौती रखूंगा। अगर अनुमति हो तो एक खेल खेला जाए। नाम होगा सच, सिर्फ बैठकर बोलिए, और जो खड़े होकर बोले उसकी बात मानी ही नहीं जाएगी। अकबर, बढ़िया, देखते हैं ये हरिकिशन बोहरा किस मिट्टी का है। अगले दिन दरबार का खेल, सच सिर्फ बैठकर बोलिए। घोषणा हुई, अब से जो भी बोलेगा बैठकर बोलेगा। खड़े होकर बोली गई बात को दरबार अस्वीकार करेगा। हरिकिशन मुस्कराया, मानो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो दरबार में घुसा और अपने खास ठसके से सीधा बीरबल के सामने खड़ा हो गया। हरिकिशन, बीरबल जी, आपकी पोशाक आज बेहद शानदार लग रही है। खड़े होकर बीरबल गंभीरता से, क्षमा कीजिए, आपकी बात अमान्य है। आप खड़े हैं। हरिकिशन थोड़ा झेंपा, मगर तुरंत राजा के पास गया। हरिकिशन, हुजूर, आपने मुझे यहां बुलाया, यह मेरे लिए सौभाग्य है। अब भी खड़े। अकबर हंसते हुए, आपकी बात गिनती में नहीं ली जाएगी, खड़े होकर कही गई है। बीरबल का जाल। अब बीरबल ने चाल चली। उन्होंने हरिकिशन से सवाल किया, बीरबल, आप कौन से गांव से हैं? हरिकिशन खड़ा रहा और जवाब दिया, कासगंज। बीरबल राजा की ओर देखकर, माने अब तक इनका कोई भी उत्तर मान्य नहीं हुआ, क्योंकि सब खड़े होकर बोले गए हैं। अब इन्हें बैठने दीजिए ताकि सच सामने आ सके। हरिकिशन को पहली बार डर महसूस हुआ। सच की आग में झूठ पिघलता है। हरिकिशन बैठा। बीरबल ने अगला सवाल किया, आप कौन हैं असल में? हरिकिशन अब बिना मुस्कान के बोला, मैं एक व्यापारी हूं। पिता का नाम मैंने खुद गढ़ा था। ये सब झूठ मैंने इसलिए फैलाए कि लोग मुझसे प्रभावित हों, क्योंकि मैंने देखा दरबार में सच्चाई नहीं, प्रभाव चलता है। दरबार स्तब्ध। बीरबल, और आपने देखा, जैसे ही आपने झूठ बोलना बंद किया, आप बैठ गए।
खड़ा वही होता है जिसे दिखावा करना हो। सच्चा आदमी खुद बैठा रहता है। अकबर का निर्णय। अकबर हरिकिशन बोहरा, तुम पर झूठ बोलकर दरबार को भ्रमित करने का आरोप सिद्ध होता है, मगर सजा के बदले मैं तुम्हें काम देता हूं। हरिकिशन चौंकते हुए, कैसा काम हुजूर? अकबर, हर उस आदमी की सूची बनाओ जो दरबार में खड़ा होकर झूठ बोलता है, और हर सप्ताह बीरबल को सौंपो। बीरबल मुस्कुराते हुए, अब ये दरबारी झूठ पहचानने का उपकरण बनेगा। दरबार की सीख। बीरबल ने उस दिन कहा, जो आदमी हर समय खड़ा रहता है जरूरी नहीं कि ऊंचा ही हो, और जो हर किसी से झूठ बुलवाए वो असल में खुद सबसे डरा होता है। सच वो होता है जो बैठकर भी सीधा खड़ा रहे, और झूठ वो जो खड़े रहकर भी लड़खड़ाता दिखे। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मेहमान जो अपने खाने में ही राजद्रोह छिपाकर लाया था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में फारस से एक प्रतिष्ठित मेहमान आया। नाम था हाशिम बिन कासिम अल खुरासानी। उसका पहनावा, उसका लहजा और उसका रथ तक इतना शाही था कि कुछ दरबारी तो पहले दिन से ही उससे प्रभावित हो गए। अकबर ने उसका स्वागत दरबार में सम्मान के साथ किया और कहा, हमारे अतिथि हमारी आत्मा होते हैं, हम इन्हें मुगल आतिथ्य की सबसे ऊंची मिसाल दिखाएंगे। पर बीरबल चुप था। उसकी नजर उस मेहमान के खानसामों पर गई जो बेहद सतर्क थे और हमेशा हाशिम के खाने को किसी खुफिया दस्तावेज की तरह संभालते थे। अकबर ने जब पूछा, हाशिम साहब, आप दरबार के भोज में क्यों नहीं शामिल होते? तो हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, मेरी तबीयत नाजुक है और मेरा खाना मेरे रसोइये खास दवाओं से तैयार करते हैं। मैं कुछ भी नहीं खा सकता सिवाय अपने बनाए भोजन के। बात अजीब थी, लेकिन अतिथि के सम्मान में सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। संदिग्ध शुरुआत। 3 दिन बीत गए। हाशिम दरबार में रोज आता, मगर हमेशा अपने साथ एक चमचमाती डिब्बों वाली थाली लाता, जिसमें वही खास खाना होता जिसे सिर्फ उसका बावर्ची ही छू सकता था। बीरबल ने एक दिन देखा कि उसके खाने से पहले उसके अंगरक्षक और बावर्ची दोनों पर्दा लगा देते थे और कुछ लिखापढ़ी भी होती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, खाना शरीर का हिस्सा बनता है, और ये मेहमान कुछ ऐसा खा रहा है जो शरीर नहीं, शायद कोई राज बदलने के लिए लाया गया है। अकबर हंसते हुए, तुम्हें तो हर थाली में साजिश दिखती है बीरबल। बीरबल और राजद्रोह अक्सर वहीं छिपता है जहां सबका ध्यान स्वाद पर होता है, बुद्धि पर नहीं। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बीरबल को आजादी दी। ठीक है, कल से इस मेहमान पर नजर रखो, लेकिन सतर्कता से, अतिथि का अपमान न हो। बीरबल का पहला कदम। बीरबल ने दरबार के एक पुराने रसोइये को बुलाया। नाम था हिम्मतदास। बीरबल, क्या तुम ऐसा खाना बना सकते हो जो हूबहू उस मेहमान के खाने जैसा दिखे? हिम्मतदास, हुजूर, मैं राजा को खिला सकता हूं, तो मेहमान को क्यों नहीं? बीरबल ने उसकी बनाई एक नकली थाली तैयार करवाई। हाशिम के खाने जैसी सजावट, वही मसाले, वही खुशबू, सब वैसा ही। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गुपचुप उस नकली थाली को असली थाली से बदलवा दिया और असली थाली को सुरक्षित करवा दिया एक गुप्त कमरे में। अब बीरबल को इंतजार था असर का। हाशिम की बदली चाल। हाशिम ने जैसे ही थाली से पहला निवाला खाया, कुछ चौंका, फिर खुद को संयमित किया। 2 कौर और खाए, फिर कुछ फुसफुसाया अपने अंगरक्षक से। थोड़ी ही देर में वो बोला, हुजूर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आज मैं विश्राम कर सकता हूं? अकबर ने स्वीकृति दी, लेकिन बीरबल ने यह बदलाव नोट कर लिया।
उसी रात बीरबल ने पकड़ी गई असली थाली को ध्यान से देखा। पहली नजर में सब सामान्य था, लेकिन नीचे की परत हटाने पर कुछ चौंकाने वाला मिला। राज खुलता है। खाने की परत के नीचे छिपा था सूक्ष्म अक्षरों में लिखा एक पत्र, खाने के घी और मसालों के बीच सुरक्षात्मक लेप में सुरक्षित। उस पत्र को ध्यान से पढ़ा गया। संदेश, दिल्ली की सुरक्षा दीवार पर पश्चिमी द्वार की गिनती आधी है। आक्रमण के दिन भोजन में 3 लौंग होंगे, वही संकेत होगा। आगरा का मित्र तैयार है। हाशिम। बीरबल तुरंत समझ गया, ये तो साफ राजद्रोह है। खाने का बहाना सिर्फ संदेश पहुंचाने और ग्रहण करने का तरीका था। हर थाली एक पत्र थी और मसालों की गिनती, सामग्री की बनावट सब कोड थे। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में हाशिम को बुलवाया। बीरबल, हुजूर, आज मैं खुद इस महान मेहमान को भोजन परोसना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और हाशिम थोड़ा घबराया। जैसे ही बीरबल ने थाली खोली, उसमें से निकला वो पत्र जो अब खुलकर दरबारियों के सामने था। बीरबल घोषणा करते हुए, यह है हमारे अतिथि का स्वाद, जिसमें नमक कम मगर साजिश पूरी है। हाशिम को तुरंत पहरे में लिया गया। अकबर का फैसला। अकबर गंभीर लहजे में, हमारे दरबार में हम हर धर्म, देश और व्यक्ति का स्वागत करते हैं, पर जो अपने खाने में भी धोखा लेकर आए उसका नाश तय है। हाशिम को देशद्रोह के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाद की बात, अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ना होते तो हम किसी दिन अपनी ही थाली में जहर खा बैठते, शब्दों का नहीं, साजिशों का। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, जहां स्वाद है वहां शक रखना हमेशा जरूरी है। राजनीति की थाली में जो भी परोसा जाए, स्वाद से ज्यादा सच्चाई परखिए। साजिश अक्सर मसालों में नहीं, मीठेपन में छिपी होती है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पुजारी जो हर मूर्ति से उत्तर सुनता था। एक बार की बात है, दरबार में एक नई समस्या ने सबका ध्यान खींचा। यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी, बल्कि बहुत ही विचित्र थी। दरअसल राजधानी में एक नए पुजारी का आगमन हुआ था जो दावा करता था कि वह मंदिर की मूर्तियों से बात कर सकता है। न सिर्फ बात बल्कि उत्तर भी सुन सकता है। उसका नाम था पंडित वाचस्पति त्रिपाठी और वह स्वयं को देववाणी श्रोता कहता था। राजधानी के मुख्य मंदिर में उसने जैसे ही कार्यभार संभाला, वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग शिकायत करने लगे कि वह पुजारी मूर्तियों से बातचीत के बहाने श्रद्धालुओं से अजीबोगरीब मांगे करवाता है। कभी किसी को कहता कि मूर्ति ने कहा है सोने की थाली चढ़ाओ, तो कभी कहता भगवान चाहते हैं कि तुम अपने खेत का आधा हिस्सा मंदिर को दान दो। धीरे धीरे लोगों में डर बैठ गया, अगर भगवान नाराज हो गए तो। और फिर शुरू हुआ डर का व्यापार। बात धीरे धीरे बादशाह अकबर तक पहुंची। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुमने उस पुजारी के बारे में सुना है जो मूर्तियों से बात करता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब मूर्तियों से बात करने वाले भी दरबारियों की तरह चालाक हो गए हैं। अकबर ने आदेश दिया, उसे कल दरबार में बुलाओ। अगर वो सच बोल रहा है तो हमें उसे सम्मानित करना चाहिए, और अगर झूठा निकला तो फिर उसकी सजा भी तय होनी चाहिए। अगले दिन दरबार में पंडित वाचस्पति त्रिपाठी सफेद चंदन लगाए, भगवा वस्त्र पहने और एक छोटी सी भगवान की मूर्ति के साथ दरबार में आए। उन्होंने मूर्ति को एक छोटे सिंहासन पर बैठाया और खुद उसकी बगल में पालथी मारकर बैठ गए। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, आपने कहा कि आप मूर्ति से बात करते हैं? पंडित मुस्कुराए, जी हां, और यही मूर्ति मुझे सब कुछ बताती है।
आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं उसका उत्तर मूर्ति से पूछ कर दूंगा। बीरबल ने राजा की ओर देखा। राजा ने सिर हिलाकर इजाजत दी। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो मूर्ति से पूछिए कि आज मैंने नाश्ते में क्या खाया था। पंडित ने आंखें मूंद ली, मंत्र बुदबुदाए, फिर मूर्ति के कान के पास कुछ कहा। फिर उन्होंने सिर हिलाया, आंखें खोली और कहा, मूर्ति कहती है कि आपने आज आम और दूध खाया था। बीरबल ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। बिल्कुल सही उत्तर। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अब पूछिए कि मेरे बाएं पैर में आज सुबह कांटा चुभा था या नहीं। पंडित ने वही प्रक्रिया दोहराई, फिर बोला, जी हां, मूर्ति कहती है कि चुभा था और वो कांटा आपने अपने आंगन के तुलसी के पास निकाला। बीरबल फिर से मुस्कुराया। बिल्कुल सही। अकबर भी हैरान थे। अब बीरबल उठे और बोले, मुझे लगता है ये मूर्ति सच में बोलती है, लेकिन एक आखिरी परीक्षा और लेनी चाहिए। उन्होंने दरबार के 2 सेवकों को बुलाया और कहा, पंडित जी को कुछ देर विश्राम करने दें। इस बीच हम उनकी मूर्ति की भी परीक्षा लेंगे। पंडित ने घबराकर कहा, मूर्तियों की परीक्षा नहीं ली जाती, वे तो पूजनीय हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी बात पूछेंगे। और फिर बीरबल ने मूर्ति के सामने झुककर कहा, हे देवता, कृपया बताइए कि पंडित जी का असली नाम क्या है। क्या वह सच में वाचस्पति त्रिपाठी हैं? बीरबल ने मूर्ति की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने जनता की ओर घूमकर कहा, देवताजी ने उत्तर दिया है, इनका असली नाम वाचस्पति नहीं बल्कि गंगाराम चौरसिया है, जो बनारस के एक जादूगर हैं और एक बार पहले भी मूर्तियों से बात करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। दरबार सन्न रह गया। पंडित हड़बड़ाकर उठा, ये झूठ है, मूर्ति ऐसा कुछ नहीं कहती। बीरबल ने पलटकर कहा, तो फिर आपने कैसे तय किया कि मैं जो पूछ रहा हूं वो मूर्ति ही बता रही है? अगर आप मूर्ति से उत्तर ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। बीरबल ने एक मुखबिर के जरिए पहले ही उस पंडित की असलियत पता कर ली थी और उसके हर उत्तर की भविष्यवाणी खुद की थी, ताकि वह उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर सके। अकबर ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार कर लो और मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के अपराध में कारावास दो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, इस बार मूर्ति नहीं, इंसान ने इंसान को बचा लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जोधा सैनिक जो हर युद्ध से पहले खो जाता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी समझदारी, बहादुरी और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उस दिन दरबार में एक अजीब सी शिकायत लेकर एक बुजुर्ग सेनापति आया था, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जहां पनाह, उसने कहा, हमारे सबसे पराक्रमी जोधा सैनिक धीरपाल हर बार युद्ध से ठीक पहले लापता हो जाता है। वह न तो भागता है, न मारा जाता है, बस गायब हो जाता है। बादशाह की भौहें तन गई। गायब हर बार? और फिर सेनापति बोला, हर युद्ध के 2 दिन बाद वो हमारे शिविर में प्रकट हो जाता है, न थका हुआ, न घायल, और कहता है, मैं युद्ध में था, सबसे आगे था। बादशाह ने गंभीरता से कहा, बीरबल को बुला। बीरबल, जो पास ही बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले, मैं सुन रहा हूं जहांपना, और ये मामला थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। युद्ध से पहले गायब एक बहादुर की चालाकी या कोई साजिश? बीरबल ने सैनिक धीरपाल को बुलवाया।
धीरपाल लंबा, गठीला और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था। वह आया, सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं हमेशा युद्ध में होता हूँ। न जाने क्यों लोग मुझे युद्ध में नहीं देखते। बीरबल ने पूछा, किसी भी युद्ध में कोई तुम्हें घायल होते नहीं देखता, कोई तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखता, मगर तुम दावा करते हो कि तुम सबसे आगे थे। जी, उसने गर्व से कहा। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अगले युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गुप्त रूप से, और देखूंगा कि तुम्हारा सबसे आगे होना किस दिशा में होता है। योजना गुप्त दृष्टि से युद्ध भूमि का निरीक्षण। अगले सप्ताह सीमावर्ती राज्य से युद्ध का संदेश आया। बीरबल ने खुद को युद्ध में रसोई निरीक्षक के रूप में भेजने का आग्रह किया, ताकि वे पूरी सेना के बीच घूम सकें। धीरपाल भी साथ था, हमेशा की तरह जोश से भरा। मगर जैसे ही सेना युद्ध स्थल पहुंची, धीरपाल फिर गायब। बीरबल ने चुपचाप सैनिकों से पूछा, किसी ने उसे नहीं देखा? क्या वो जंगल में गया? क्या नदी के पार? क्या भेष बदल लिया? बीरबल को शक हुआ। उन्होंने अपनी पोशाक बदलकर एक साधारण सिपाही का रूप धारण किया और अकेले निकल पड़े, रहस्य खुलने की कगार पर। तीसरे दिन बीरबल एक पुराना भग्न मंदिर देखकर ठहर गए। मंदिर से धीमी आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे भीतर झांका। अंदर धीरपाल था, मगर किसी दुश्मन की जासूसी नहीं कर रहा था। वो अभिनय कर रहा था। जी हां, उसने अपने सामने काठ की मूर्तियां खड़ी कर रखी थीं, खुद को सेनापति बना रखा था और उन मूर्तियों से लड़ रहा था। और बीच बीच में वह खुद को महान योद्धा कहते हुए तालियां बजाता था। बीरबल हतप्रभ रह गए। युद्ध चल रहा था और यह सैनिक वहां आत्ममुग्ध अभिनय में खोया था। दरबार में भंडाफोड़। लौटकर बीरबल ने बादशाह के सामने सारी बात रख दी। अकबर ने कड़ी आवाज में पूछा, धीरपाल, ये तुम क्या करते हो? धीरपाल झुककर बोला, जहांपनाह, मैं असली युद्ध से डरता हूं, मगर अपने अभिनय से मैं खुद को महान समझता हूं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सैनिक युद्ध भूमि में नहीं, अपने भ्रम में सबसे आगे रहता है। अकबर बोले, फिर तो इसे वही भूमिका दी जाए जहां कल्पना की जरूरत हो, युद्ध नहीं। और यूं धीरपाल को दरबार का नाट्य अभिनेता सेनापति बना दिया गया, जो युद्धों में नहीं, दरबार के नाटकों में लड़ता था। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में बजी मूर्खता की घंटी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विचित्र और अद्भुत वस्तु लाई गई, एक चमचमाती सोने की बनी घंटी। मगर यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। इस पर एक शिलालेख खुदा था, जो इसे बजाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होगा। घंटी के साथ एक चिट्ठी भी थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजी थी। लिखा था, जहां बुद्धिमान सबसे अधिक हो, वहीं मूर्खता की पहचान सबसे तीव्र होती है। इस घंटी को उसी दरबार में भेजा गया है जहां सबसे अधिक बुद्धिमत्ता का दावा किया जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारी तारीफ है या अपमान, कुछ समझ नहीं आया। बीरबल बोले, जहां संदेह हो वहां बुद्धि की परीक्षा होती है। मूर्खता की परख का खेल शुरू। अकबर ने ऐलान किया, इस घंटे को दरबार में रखा जाएगा। जो भी इसे बजाएगा उसे सार्वजनिक रूप से राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। पर इसमें एक ट्विस्ट था। अकबर बोले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी और को मूर्ख सिद्ध कर दे तो वह यह घंटी उसी मूर्ख के नाम पर बजा सकता है। अब यह घंटी एक चुनौती बन गई।